Hello and welcome to Ascent Gate Academy. I am गगन लड्ढा। दोस्तों हार्डली 6 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर योर गेट एग्जाम। 6 मंथ्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लास्ट जनवरी का मंथ रहेगा वो आपको एक बफर मंथ के तौर पे रखना पड़ेगा। आपको अपने टेस्ट सीरीज के लिए कंप्लीटली टेस्ट सीरीज और रिवीजन के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा। सो अब अभी से अगर दिसंबर तक के हम देखें तो 6 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर योर गेट एग्जाम और इस 6 महीने के अंदर अंदर आपको पूरे गेट का सिलेबस कंप्लीट करना है और प्लस साथ ही साथ आपको रिविजन करना है और टेस्ट सीरीज देना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये पॉसिबल है? आपके जो 4 साल के इंजीनियरिंग का सिलेबस है क्या उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर करना क्या पॉसिबल है कि नहीं है? दोस्तों डेफिनेटली ये चीज़ पॉसिबल है, बट ओनली एंड ओनली विथ प्रॉपर प्लानिंग। जब तक उस चीज़ का प्लान आपके पास नहीं है, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कम समय में करना है और ज़्यादा काम करना है, जब तक उसका सही प्लान आपके हाथ में नहीं है तब तक आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्टडी प्लान। किस तरह से आपका स्टडी प्लान रहना चाहिए, किस तरह से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज रहनी चाहिए, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहनी चाहिए। अगर आप प्री फाइनल फाइनल ईयर में हैं तब आपकी स्ट्रेटेजीज क्या रहनी चाहिए। अगर आप एक ड्रॉपर हैं, आपने ऑलरेडी गेट एग्जाम अटेम्प्ट किया है, तब आपको किस तरह से करना चाहिए पढ़ाई। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तब आपको कैसे करना चाहिए। जिस भी कैटेगरी में आप हैं तो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपना स्टडी प्लान खुद तैयार कर सकते हैं। मैं खुद भी आपको एक स्टडी प्लान दूंगा, एक सैंपल स्टडी प्लान दूंगा, बट मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहता है कि उस फॉर्मेट को आप यूज करें, बट वो स्टडी प्लान आपको खुद का रेडी करना है। क्या क्या चीजें हैं उसकी, वो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो जस्ट बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना ज़रूरी है, व्हेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग दिस स्टडी प्लान इट शुड बी बेस्ड ऑन दिस 3 पॉइंट फॉर्मूला। ये 3 पॉइंट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पॉइंट होने चाहिए इसमें? द वेरी फर्स्ट थिंग इज द टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। योर सिलेबस शुड बी वेल कंप्लीटेड ऑन टाइम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड शुड बी द रिविजन एंड थर्ड थिंग शुड बी द टेस्ट सीरीज। ये 3 पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। नाउ डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हैं। अगर आप प्री फाइनल या फाइनल ईयर की स्टेज में, अगर आप फर्स्ट टाइम गेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, देन योर मोस्ट ऑफ द टाइम शुड बी इन दिस कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। मोर देन 60 to 70% टाइम आपका जाना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन में। 30% टाइम आपका जाएगा रिविजन और टेस्ट सीरीज में। ओके, अगर आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम गेट एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी आपने सिलेबस एक लेवल तक कंप्लीट किया है, देन योर 30% टाइम शुड बी इन दिस सिलेबस कंप्लीशन। जो भी कुछ आपका अगर छूटा है, कुछ पहले अगर छूटा है, तो उसको आप कवर करने में 30% टाइम दे सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, आपका ज़्यादातर टाइम जो है, अगर आप सेकेंड टाइम थर्ड टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं या फिर रैंक इंप्रूवमेंट के लिए अटैम्प्ट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ योर टाइम शुड बी स्पेंट ऑन दिस रिविजन पार्ट एंड टेस्ट सीरीज पार्ट। नाउ यू मे से कि सर इतना वास्ट सिलेबस है, ऑलमोस्ट 40-45 सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं पूरे 4 साल के इंजीनियरिंग में, तो उसको हम किस तरह से कंप्लीट करें। तो अभी हम उसी चीज़ पे आते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये चीज़ हमको समझना ज़रूरी है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ये हम यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस की ही बात कर रहे हैं। आप अगर दूसरी ब्रांच से हैं तो आप एक इसकी आइडिया लेके अपने हिसाब से आप सिलेबस का डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ ये बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है इसका डिज़ाइन का पार्ट। सेकेंड जो पार्ट होता है वो थर्मल पार्ट होता है एंड थर्ड इज़ द प्रोडक्शन। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स जितने हैं, उनको आप इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं मैं बताता हूँ। डिज़ाइन में जो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है वो आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो आप शायद फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। देन उसके बाद आता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। देन उसके बाद आता है आपका थ्योरी ऑफ मशीन्स और इसी के साथ आता है आपका वाइब्रेशंस। ओके, देन उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन पार्ट विच इज़ मशीन डिज़ाइन। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ज़रूरी है गेट एग्जाम के लिए, ऑल दीज आर फ्रॉम डिज़ाइन पार्ट। देन उसके बाद आते हैं हम थर्मल पार्ट में। तो थर्मल पार्ट में सबसे पहले जो आता है आपका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आता है। ओके, देन इसी का एप्लीकेशन आता है इन द फॉर्म ऑफ एडवांस थर्मोडायनेमिक्स। एडवांस थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चीज़ रहती है? इसमें आपका REC रहेगा, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग रहती है। देन पावर प्लांट इंजीनियरिंग रहती है। ओके, IC इंजन रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है आपके अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में रहती है। इसके अलावा इनके जो एप्लीकेशंस है वो आपको हीट ट्रांसफर में आपको दिखेंगे। और एक और जो बेसिक सब्जेक्ट रहता है डेट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि थर्मल पार्ट में आता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको ज़रूरत पड़ती है थर्मल पार्ट में। देन उसके बाद थर्ड जो कैटेगरी है हमारी वो है प्रोडक्शन की। इसमें आपका आता है एक तो मैन्युफैक्चरिंग साइंस आता है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग साइंस आप बोल सकते हैं। देन उसके बाद आता है आपका मटेरियल साइंस आता है। देन इसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपके प्रोडक्शन पार्ट से आते हैं। तो इतने सब्जेक्ट्स आपको करना है टेक्निकल में। इसके अलावा नॉन टेक्निकल में आप बोल सकते हैं एक इंजीनियरिंग मैथ्स,
प्लस एप्टीट्यूड। ओके, सो ऑल दिस सब्जेक्ट्स कंप्राइज योर 100% सिलेबस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। अब देखिए, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इसको, आपको दिख तो रहा है ये नो डाउट बहुत बड़ा सिलेबस दिख रहा है, बट इसको हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको मान लो कि बात कोई एक वाटरमेलन खाना है, तो ऑब्वियसली पूरा वाटरमेलन तो आप एक साथ नहीं खा सकते, आप जब तक उसको टुकड़े नहीं करेंगे तब तक आप उसको नहीं खा सकते। तो अब इसको हम थोड़ा सा पार्ट पार्ट में करके बताते हैं और आप देखेंगे कि कितने ईजिली आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों कि मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट रहता है, दिस कंप्राइज ऑलमोस्ट 30 मार्क्स, ऑलमोस्ट 30 मार्क का रहता है, जिसमें 15 मार्क्स हर साल एप्टीट्यूड में ऐसे आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश पार्ट में से 15 मार्क्स का आता है। मैथ्स जो रहता है वो 12 to 15 मार्क्स हर साल वेरी करता है। तो हायर साइड में अगर मैं बोलूँ तो 15 मार्क्स अगर उसका ले तो ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का आपको इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड प्लस इंजीनियरिंग मैथ्स होता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है। इसके अलावा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आप देख रहे हैं, ये 2 to 3 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको मिलेगा। सॉम जो रहता है वो ऑलमोस्ट 7 to 8 मार्क्स का सॉम हर साल आपको मिलेगा। टॉम प्लस वाइब्रेशंस भी आप मान सकते हैं 7 to 8 मार्क्स का। मशीन डिज़ाइन आप मान सकते हैं 2 to 4 मार्क्स का। थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आप मान सकते हैं 8 to 10 मार्क्स का। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स 2 to 4 मार्क्स का। हीट ट्रांसफर 2 to 4 मार्क्स का। फ्लूइड मैकेनिक्स 8 to 10 मार्क्स का या 7 to 8 मार्क्स का आप बोल सकते हैं। ओके, देन मैन्युफैक्चरिंग आपका आता है ऑलमोस्ट 12 to 15 मार्क्स का। ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्लस मटेरियल साइंस ऑलमोस्ट 2 मार्क्स का आप बोल सकते हैं। देन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 4 to 5 मार्क्स का। तो ये इस तरह से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब इसमें आप एक खास बात देखिए कि जो मेजर पोर्शन आपका जिसमें से आ रहा है, ओके, ये आपका एक इंजीनियरिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड हो गया, दिस वन। देन इसके बाद सॉम एंड टॉम, इन दोनों को मिला के, ओके, देन उसके बाद ये आपका यहाँ पर एक थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है। देन उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। इतना पोर्शन जो मैंने रेड में किया है, इतना दिस पोर्शन कंप्राइजेस ऑलमोस्ट 75% ऑफ द गेट एग्जाम क्वेश्चंस। गेट एग्जाम में ऑलमोस्ट 75% मार्क्स आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स में से मिलेंगे। ये कितने सब्जेक्ट्स हुए? 1, 2 सब्जेक्ट, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 सब्जेक्ट में से 75% पोर्शन जो रहेगा वो आपका रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है आपको इन सब्जेक्ट्स में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, 2 कारणों से। पहला कारण तो मैं आपको ये बताया कि 75% मार्क्स इसमें है। दूसरा कारण ये है कि कोई भी आप ये सारे सब्जेक्ट देख लीजिए, ये सब बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। बेसिक सब्जेक्ट्स मतलब जिसमें कंसेप्ट्स रहते हैं, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो एप्लीकेशन पार्ट रहते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो बेसिक सब्जेक्ट है, थ्योरी ऑफ मशीन जो है वो बेसिक सब्जेक्ट है, उसका एप्लीकेशन पार्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एप्लीकेशन पार्ट और आपको थ्योरी ऑफ मशीन्स का एप्लीकेशन पार्ट आपको मिलता है मशीन डिजाइन के फॉर्म में। तो जो एप्लीकेशन पार्ट वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनके वेटेज किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, सिर्फ गेट एग्जाम में नहीं, कोई भी एग्जाम में आप देखें तो एप्लीकेशन पार्ट का वेटेज कम रहता है, क्योंकि ये जो एग्जाम्स रहते हैं ये आपके कंसेप्ट चेक करते हैं, आपके बेसिक्स चेक करते हैं। नो डाउट अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप उसको अप्लाई तो कर ही लेंगे, बट ये जो एग्जाम्स रहते हैं वो बेसिक्स के रहते हैं। तो इसलिए ये जो मैंने सबसे पहले जो मैंने रेड किया है, इन सब्जेक्ट्स में ध्यान देना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के हिसाब से हमने जो स्टडी प्लान भी तैयार किया है वो मैं आपको लास्ट में दूंगा, लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ से आपको मिल सकता है। उस स्टडी प्लान में भी हमने इसी चीज़ को ध्यान रखा है कि आपका जो मेजर टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है, वो इन सब्जेक्ट्स के पीछे जाए। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद फिर आप उनके एप्लीकेशन पार्ट में जा सकते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स का जो एप्लीकेशन होता है वो आरएसी में रहता है, आरएसी की फॉर्म में रहता है, जिसमें हार्डली 2 से 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। पावर प्लांट का जो एप्लीकेशन आपको मिलता है रैंकाइन साइकिल के फॉर्म, रैंकाइन साइकिल का जो है वो एप्लीकेशन आपको है पावर प्लांट में। अगर आप गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, अगर ईएसी में करेंगे तो और ज़्यादा है, बट गेट में बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं है, सिर्फ रैंकाइन साइकिल इसमें से आता है, आईसी इंजन। तो ये दिस टुगेदर कंप्राइजेस 2 to 4 मार्क्स, बट ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है अगर आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर हो तो। ओके, तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने बताया कि बेसिक सब्जेक्ट्स जो है उनको आपको ज़्यादा टाइम देना है एज कम्पेयर टू द एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट में सिंपली आपके फॉर्मुलेज रहेंगे, बट आपको ये मालूम रहना चाहिए कि किस तरह से उन फॉर्मुलेज को अप्लाई करना है, तो वो बहुत सिंपल हो जाता है आपके लिए। नाउ यू मे से कि सर ये तो ठीक है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमको पहले करने हैं या ज़्यादा किस पे फोकस करना है वो हमको समझ में आ गया, बट किस तरह से करना है, कोई एक सब्जेक्ट हम पकड़ रहे हैं तो किस तरह से किया जाए, क्या क्या चीज़ उसमें पढ़ी जाए, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाए, ये चीज़ हम देखते हैं। दोस्तों इस चीज़ के लिए आपको 3 पॉइंट फॉर्मूला याद रखना है। कोई भी सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट करने के लिए 3 पॉइंट फॉर्मूले पे आपको काम करना है। क्या क्या है वो फॉर्मूला? दैट फॉर्मूला इज कैट। कैट के नाम से आप उसको याद रखिए। सबसे पहला जो सी है दैट इज ऑफ कंसेप्ट, सेकेंड ए फॉर एक्यूरेसी, एंड थर्ड थिंग इज टाइमिंग।
Okay, very first thing is the concepts. You must clear all your concepts of that particular subjects. आपके वो उस सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए गेट एग्जाम कोई ऐसी एग्जाम नहीं है कि जिसमें आपको क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नो डाउट कंसेप्ट्स आपके रिपीट होते हैं, जो प्रीवियस कंसेप्ट्स आए हुए हैं वो कंसेप्ट्स आपके रिपीट होंगे, बट क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे। आपको हर बार नए तरह के क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए ज़रूरी है जब तक आप उसके बेसिक्स नहीं जानेंगे, जब तक आप उसके डेरिवेशन नहीं जानेंगे। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि सर डेरिवेशन करे कि नहीं करे। डेरिवेशन डेफिनेटली आपको समझना चाहिए। डेरिवेशन ऐसा नहीं है कि गेट एग्जाम में आपको आएगा, बट स्टिल डेरिवेशन आपका समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस अदरवाइज आप उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को कहाँ किस तरह से अप्लाई करना है ये आप नहीं समझ सकते। तो इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कंसेप्ट्स का क्लियर होना। बहुत से लोगों की आप लोगों की ये शिकायत रहती है कि सर हम जो क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं गेट में वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब नए क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हम नहीं कर पाते। तो वो क्यों है? वो इसलिए है कि आपने कभी कंसेप्ट्स को सही तरीके से समझा नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको अगर सही तरीके से समझेंगे तो नए क्वेश्चन को बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ओके, तो इसलिए कंसेप्ट पे काम करना ज़रूरी है। ओके, सो इस कंसेप्ट सही हो आपका, इसके लिए ज़रूरी है डेट यू मस्ट हैव द राइट कंटेंट। इसी से आता है कंटेंट, सो यू मस्ट हैव द राइट कंटेंट्स। सही कंटेंट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब ये सही कंटेंट्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं? सो इफ़ यू हैव जॉइंड एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट इन पास्ट और इन प्रेजेंट, आप पहले कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई ज्वाइन किए होंगे या फिर अभी आपने कोई ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए, तो वहाँ जो आपको कंटेंट्स मिलते हैं वो कस्टमाइज कंटेंट्स रहते हैं, क्योंकि वो जो टीचर रहते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड रहते हैं, उनको एग्जैक्टली पता रहता है कि क्या चीज़ें करना है क्या चीज़ें नहीं करना है। देखो दोस्तों, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम के लिए कि क्या नहीं पढ़ना है, दिस एक्चुअली इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्या पढ़ना है। क्योंकि 4 साल की इंजीनियरिंग आपने देखी होगी किस तरह की रहती है, आपने बुक्स देखी होगी अपनी किस तरह की रहती है, टेक्स्ट बुक्स रहती है। आप एक दिन में एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक दिन में एक पेपर देते हैं और उस एक पेपर देने में आपने अपनी हालत देखी कि क्या हालत आपकी होती है। तो यहाँ जब आप 40 पेपर 40 पेपर्स आप अगर एक साथ दे रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपकी क्या हालत होगी। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि जिस तरह से आप अब तक प्रिपरेशन करते आ रहे हैं ऑब्वियसली वो तरीका आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो अप्रोच है वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगी। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। जो भी आपके टीचर हैं या जो जहाँ आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर जो आपको कंटेंट्स दिए जा रहे हैं, दोज आर द राइट कंटेंट्स एंड मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। दिस इज द फर्स्ट very important thing. Second important thing, once you have cleared all your concepts, once you have completed the syllabus, then उसके बाद ज़रूरी है और पैरेलल में ही ये चीज़ ज़रूरी है that you must work on this accuracy and timing. ये दो चीज़ अगेन बहुत ज़रूरी है। Now accuracy क्या है? Accuracy means कितना ज़्यादा आपका स्ट्राइक रेट है, आप सही क्वेश्चंस कितने ज़्यादा कर पा रहे हैं, that is known as accuracy. Now अब इसमें भी एक मिसकंसेप्शन रहता है कि हम यूजुअली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं तो ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि हम क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि यार ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, ये तो हम कर लेंगे, बाद में हो जाएगा। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता है। एक्यूरेसी शुड बी अ हैबिट। एक्यूरेसी आपकी हैबिट में होना चाहिए। एक्यूरेसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने आज सोच लिया कि कल एग्जाम है, कल मैं जाके सारे क्वेश्चंस एक्यूरेट कर दूंगा, नहीं हो पाएगा। ओके, आपको आज से ही ये प्रैक्टिस करनी शुरू करनी पड़ेगी। जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं उसको एंड तक आप करिए, आप उसको आंसर तक लेके आइए। सो वहाँ से आपकी एक्यूरेसी डेवलप होगी, क्योंकि जो मिस्टेक्स होती है दोस्तों वो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस एक्यूरेसी में और टाइमिंग में ज़रूरी है कि आप आज से ही जिस दिन से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यू मस्ट स्टार्ट यूजिंग द वर्चुअल कैलकुलेटर। आप अपने कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल में वर्चुअल कैलकुलेटर रखें और वर्चुअल कैलकुलेटर से ही आपको करना है। जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोग कॉलेज ले जाते हैं उस कैलकुलेटर से कैलकुलेट मत करिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जो है, क्योंकि एग्जाम में आपको वर्चुअल कैलकुलेटर यूज होना है तो आपकी प्रैक्टिस भी उसी वर्चुअल कैलकुलेटर में होना चाहिए। सो दिस शुड बी दिस इज हाउ यू मस्ट इंप्रूव द एक्यूरेसी। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, बट प्रोवाइडेड कि हर क्वेश्चन को आप कंप्लीट सॉल्व करें, कोई भी क्वेश्चन को आधा अधूरा ना छोड़े। एंड नेक्स्ट थिंग इज टाइमिंग। टाइमिंग कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है। अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो धीरे धीरे टाइमिंग आपकी इंप्रूव हो जाती है। टाइमिंग वैसे इंप्रूव होती है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा, आप जितने ज़्यादा टेस्ट देते हैं उससे आपकी टाइमिंग इंप्रूव होती है। आपको ये चीज़ एक्जैक्टली समझ में आता है कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे जो हमको सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको आधे में छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप समझने लग जाएंगे। जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे हर बार आपकी जो मिस्टेक्स है वो आपको समझ में आएगी और वहाँ से आप टाइमिंग इंप्रूव कर सकते हैं। टाइमिंग इंप्रूव करने का एक और तरीका है दैट यू मस्ट स्टार्ट डेवलपिंग द शॉर्टकट ट्रिक्स। अगर आपको लग रहा है कोई फॉर्मूले बहुत बड़े जा रहे हैं या फिर कई क्वेश्चन बहुत लंबे हो रहे हैं तो आपको कोशिश करना है, अगर उस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं तो कोशिश करना है कि उसकी अगर आपके पास कोई शॉर्टकट ट्रिक हो तो शॉर्टकट ट्रिक्स से अगर आप सॉल्व करते हैं तो बड़े से बड़े क्वेश्चन। एंड वन थिंग आई एम टेलिंग यू दोस्तों,
मोर देन 90-95% क्वेश्चन जो कि गेट में आते हैं 2 से 3 लाइन के अंदर अंदर आपके सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपके उससे ऊपर जा रहे हैं दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट ट्रिक्स पे मेरा एक पूरी वीडियो की सीरीज है, आप यहाँ पर आई बटन में जा सकते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से शॉर्टकट ट्रिक्स बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप कैसे बहुत आसान तरीके से 2-3-4 लाइन के अंदर अंदर आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू मस्ट वर्क ऑन दिस कैट पार्ट, द कंसेप्ट पार्ट, द एक्यूरेसी पार्ट एंड द टाइमिंग पार्ट। नाउ दोस्तों अब मैं आ जाता हूँ कि स्टडी प्लान आपका किस तरह से होना चाहिए। ये तो मैंने कुछ आपको बैकग्राउंड बताया कि इन बैकग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए आपको स्टडी प्लान क्रिएट करना है। अब मैं एक्चुअल स्टडी प्लान पे आता हूँ कि किस तरह से आपका होना चाहिए। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये मैंने एक डेवलप किया है, हो सकता है ये चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल ना हो, आप इसमें माइनर चेंजेस करके, फॉर्मेट आपको यही रखना है बट इसमें माइनर चेंजेस करके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो गए तो हो सकता है उतना टाइम आपको देने की जरूरत नहीं जितना इसमें मेंशन है। ओके, बट स्टिल इसको आप एक स्टैंडर्ड रेफर माने इसको रेफर करें और इसके हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करके आप अपना फाइनल स्टडी प्लान डेवलप कर सकते हैं। एंड अगेन दिस इज फॉर मैकेनिकल ब्रांच, दूसरे ब्रांच वाले भी जो है वो इसी तरह से आप लोग अपने स्टडी प्लान को डिजाइन कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों देखिए, अब मैं आपको जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मेजर सब्जेक्ट 6 से 7 सब्जेक्ट्स जो है वो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं और उसके बाद बाकी के जो सब्जेक्ट्स है वो एप्लीकेशन पार्ट है। आपका जो ज़्यादातर टाइम है वो इन मेजर सब्जेक्ट्स में जाना चाहिए और एप्लीकेशन पार्ट में आप अगर कम टाइम भी दें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मशीन डिज़ाइन की बात करूँ तो उसके कुछ एक टॉपिक्स है वो फिक्स है, हर बार उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें कि अगर आप फॉर्मुलेस भी पढ़ लेते हैं एंड टाइम पे, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुले भी पढ़ लेते हैं, तब भी आपके चांसेस है कि आप वो क्वेश्चन सही करके आ जाए। तो इस तरह से एप्लीकेशन पार्ट के रहते हैं। तो इसलिए हमारा जो मेजर फोकस रहना चाहिए, मेजर जो टाइम हमारा रहना चाहिए, दैट शुड बी ऑन द बेसिक सब्जेक्ट्स। तो अब इसके लिए किया क्या गया है, टोटल हमने 6 ग्रुप में सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज ग्रुप ए में आप देख पा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ग्रुप बी में थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, एचएमटी, मतलब एक बड़े सब्जेक्ट को लिया गया है विच रिक्वायर्स मोर टाइम, जिसका वेटेज ज़्यादा है, जो कि टाइम ज़्यादा मांगता है, एक ऐसा सब्जेक्ट है। और दूसरा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कंपैरेटिवली कम टाइम रिक्वायर करता है, जिसका वेटेज कंपैरेटिवली कम है ना। और अब हम जब स्टडी प्लान बनाएंगे तो इस पूरे ग्रुप के लिए एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने का अलॉट करेंगे। नाउ यू में से कि इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट है, आप जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको ये होता ही है, हर बार होता है, मैंने बहुत ही प्रैक्टिकली इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि हम सोचते तो हैं कि भाई 10 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। ओके, अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता ही है। तो इसलिए अगर आपने एक पूरे ग्रुप को वो टाइम अलॉट करके रखा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले मैं यहीं से मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, 25 डेज हमने अलॉट किया है ग्रुप ए के सब्जेक्ट्स को। ग्रुप ए में क्या क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आपने सोचा कि भाई 15 डेज में मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कर लूंगा और 10 डेज में मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कर लूंगा, बट आपका ऐसा हुआ नहीं। आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो ज़्यादा खिंचा गया, लेट्स सपोज 20 डेज तक खिंचा गया। अब आपके पास टाइम रहेगा सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, वो जो कि रहेगा 5 डेज। अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को फिर और लंबा खींचते, विच एक्चुअली इज नॉट वर्थ। ऐसे सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने से मतलब नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि बहुत ज्यादा वेटेज के नहीं है। एक बार आपके मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आप छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं। ओके, तो इसलिए इसी हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है कि टोटल आपको ग्रुप का टाइम पीरियड अलॉट किया है कि एक सब्जेक्ट में जो कि ज्यादा वेटेज का है उसमें अगर आपको ज्यादा टाइम लग भी जाए तो आप दूसरे सब्जेक्ट से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आप एक बार का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो सकता है थोड़ा सा कम पढ़े या फिर सिंपली फॉर्मुलेस पढ़ के अगर आप छोड़ दें, बाद के लिए उसको रख दें, तब भी दैट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो कि मेजर सब्जेक्ट है, थर्मोडायनेमिक्स जो कि मेजर सब्जेक्ट है, प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग पार्ट जो कि मेजर सब्जेक्ट है, उसको अगर आप इस तरह से छोड़ते हैं, सो दैट एक्चुअली इज नॉट सजेस्टेबल। Getting this or not? Okay, तो इस तरह से इसको किया गया है। So this is how you can do this. Next important thing is the revision. दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया था दैट वाज रिवीजन एंड थर्ड वाज टेस्ट सीरीज। तो उस चीज को भी इसमें ध्यान रखा गया है स्टडी प्लान में। और रिवीजन जो है, रिवीजन शुड बी अलोंग विथ योर प्रिपरेशन। आपके सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ ही रिवीजन होना चाहिए। अब यहाँ पर भी एक और जो बड़ी गलती होती है स्टूडेंट से, वो ये होती है कि हम सिलेबस कंप्लीशन में इतना ज़्यादा हम मगन हो जाते हैं कि हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि भाई हमने सोचा लेट सपोज एक सब्जेक्ट हमने थर्मोडायनेमिक्स पकड़ा, उसको हमने कंप्लीट किया, आज हमने लेट सपोज 15 दिन बाद हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम उसको भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार ये तो हो गया, अब इसको वापस क्या पढ़ना है, बट ऐसा नहीं होता है। ओके, जब तक आप उसको कंटिन्यूसली रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो सब्जेक्ट आपके काम का नहीं है। आप उस सब्जेक्ट का यूज़ नहीं कर सकते अपने एग्जाम में।
ओके आप इट इज़ एज गुड एज कि अगर आपने उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा तो आपने उस सब्जेक्ट को ही छोड़ दिया, आप ये मान के चलिए। ओके तो इसलिए ज़रूरी है रिवीजन। आपने आज अगर कोई चीज़ कंप्लीट की है तो हर महीने में आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिवीजन होते रहना चाहिए। अदरवाइज अब जब आप दिसंबर या जनवरी के मंथ में जब आप उस सब्जेक्ट को पकड़ते हैं तब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि यार मैं तो ये सारी चीज़ भूल चुका हूँ। होता है, ये कॉमन मिस्टेक है। फिर हम अपने आप को दोष देते हैं, अपनी मेमोरी को दोष देते हैं कि भाई मेरे को कुछ चीज़ याद नहीं रहती, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ हर किसी के साथ होती है। ओके तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रॉपर टाइम टू टाइम आपका रिवीजन चलते रहे। ओके तो अब इसमें क्या करना है, आपको साथ साथ में रिवीजन भी करते रहना है। तो रिवीजन के स्लॉट्स भी इसमें अलॉटेड है, आप देखेंगे यहाँ पर रिवीजन भी दिया गया है। तो जैसे जैसे आप अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करते जा रहे हैं उन सब्जेक्ट्स की आप रिवीजन भी यहाँ पर आप कंप्लीट करते जाइए। ओके अच्छा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए आप देखेंगे कि नेक्स्ट ग्रुप के लिए 30 डेज का स्लॉट है, उसके नेक्स्ट ग्रुप के लिए 35 डेज का स्लॉट है। तो ये बढ़ाया इसलिए जा रहा है क्योंकि आपको पुराने सब्जेक्ट्स के रिवीजन भी साथ साथ में करना है। तो इसलिए ये टाइम आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है कि आप उस पर्टिकुलर ग्रुप का सब्जेक्ट तो करें ही, पर साथ ही साथ आप पुराने ग्रुप का रिवीजन भी करें। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये रिवीजन किस तरह से करना चाहिए हमको। तो रिवीजन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, एक तो सबसे पहले जब आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं आप उसके नोट्स बनाते चलिए, जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है उसको लिखते चलिए। तो एक तो आप उन नोट्स को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसमें के आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप क्वेश्चन कौन कौन से सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स सपोज इनिशियली जब आप सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले लेट्स सपोज आपने थर्मोडायनेमिक्स पकड़ा और थर्मोडायनेमिक्स के आपने प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए और आपका जो टाइम अलॉटेड था लेट्स सपोज 20 डेज का टाइम था वो आपका खत्म हो गया। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप पकड़ेंगे तो आप दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसमें के थोड़े से एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करिए या फिर आप ईएससी के क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो इससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे प्लस आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होते जाएंगे। सो दिस एक्चुअली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ उसके टेस्ट आप दे दीजिए। ओके तो इसलिए इसमें देखिए आप इसी तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि ये थर्ड स्लॉट अगर आप देखें तो ग्रुप सी का आपने ग्रुप सी के सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया, रिविजन किया ग्रुप बी के सब्जेक्ट का और टेस्ट दिया अपने ग्रुप ए के सब्जेक्ट का। ओके तो इस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे देन डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी जो एंड टाइम में मोर देन मैं समझता हूँ 60-70% स्टूडेंट्स को जाता है। क्योंकि हम इतने साल से, मैं ऑलमोस्ट 12 साल से इस फील्ड में पढ़ा रहा हूँ और मैंने हर तरह के स्टूडेंट्स देखे हैं, हमने टॉपर्स भी निकाले और हमने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो बहुत अच्छा नहीं कर पाए। तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना रहता है कि हम इनिशियली सोचते हैं कि हमारे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं, बट एंड टाइम में हम जब जाके देखते हैं तब हमको समझ में आता है कि भाई ये सब्जेक्ट तो हमको कुछ आता ही नहीं है, जो पहले हमने पढ़ा था वो पूरा भूल गए। तो इसलिए रिवीजन के लिए ये ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम रिवीजन आप करते रहें और प्लस साथ ही साथ उसकी टेस्ट आप अटेम्प्ट करते रहें। टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, वहीं से आपको आपकी मिस्टेक समझ में आती है और उन मिस्टेक्स पे काम करते करते अदरवाइज वही मिस्टेक आप मेन एग्जाम में करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है उन मिस्टेक्स को हम पहले पकड़ लें और उस पर हम वर्क करते जाएँ। ओके तो इसके लिए आप एक तो नोटबुक मैंने आपको बताया वो आप बना सकते हैं, नोट्स आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला कॉपी आप लिख सकते हैं। इनिशियली जब फर्स्ट टाइम आप जब सॉल्व कर रहे हैं सारे फॉर्मूलेस को आप उसमें लिखिए और जो कुछ भी आप गलती कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी मिस्टेक्स हो रही है उन मिस्टेक्स को भी आपको उसमें लिखना चाहिए। तो इस तरह से आप करते चलिए, इस तरह से आगे बढ़ते चलिए। डेफिनेटली यू विल स्कोर अ वेरी वेरी गुड मार्क्स इन द गेट एग्जाम। दोस्तों इस स्टडी प्लान की अगर आपको कॉपी चाहिए तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन गेट लेक्चर्स फॉर मैकेनिकल इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको डाउनलोड सेक्शन में इस स्टडी प्लान की डाउनलोडेबल कॉपी मिल जाएगी। और अगर आप मैकेनिकल वाले हैं तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा इसमें चेंज आपको करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत जो भी चेंजेस हैं उनको करके आप इसको डेफिनेटली कल से फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि ऐसा नहीं कि कल से ही हमने पूरा जब आज ये वीडियो देख लिया कि भाई कल से तो अब भिड़ जाना है तो इस तरह से भिड़ गया 8 घंटे 10 घंटे, ऐसा नहीं होता है। ओके धीरे धीरे करके अपने शेड्यूल को बढ़ाइए। इसलिए जो शुरू में आपको डेज दिए गए हैं वो थोड़े से ज़्यादा दिए गए हैं एज कम्पेयर टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द सब्जेक्ट। ओके थोड़े से डेज इसलिए ज़्यादा दिए गए हैं क्योंकि एकदम से आप अगर सोचेंगे कि कल से ही मैं स्टार्ट कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप धीरे धीरे 2 घंटे 3 घंटे दीजिए, फिर 4 घंटे दीजिए, इस तरह से आप बढ़ाइए क्योंकि आपको एक लंबी लड़ाई लड़नी है, आपको एक मैराथन भागना है, आपको 200 या 400 मीटर की रेस नहीं दौड़नी है। तो धीरे धीरे करके अपने टाइम शेड्यूल को इंक्रीज करिए और आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और भी जो भी क्वेश्चन रहते हैं, जो भी क्वेरीज रहती हैं आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप हमको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर endeavors. Thank you so much.